Hello everyone, welcome back to another important video of Investing for Beginner series. इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है एंड फ्यूचर में भी इन्फ्लेशन का लेवल कितना रहेगा ये एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. इन्फ्लेशन इन सिंपल टर्म्स मीन्स प्याज टमाटर के भाव बढ़ जाना. ऐसे महंगाई के सीज़न में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, अच्छे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें सो दैट बैंक में एफडी में रखा हुआ आपका पैसा इन्फ्लेशन का विक्टिम ना बन जाए. अच्छे फ्यूचर एंड इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपके पैसे का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है. मैं इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर सीरीज़ के हेल्प से आप तक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाते रहूँगा. अगर आपने अभी तक लर्न एंड इन्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन ज़रूर करें. मैंने म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड उसके टाइप्स से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया था. आई रिक्वेस्ट ELSS समझने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ELSS क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ELSS हमें कैसे टैक्स बेनिफिट्स देता है. सो चलिए शुरू करते हैं. ELSS 80C से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो हम पहले 80C क्या होता है ये समझ लेते हैं. 80C वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड टैक्स पेयर्स का फेवरेट इनकम टैक्स सेक्शन है. इसके अंडर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होते हैं. ये सेक्शन सभी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड HUF के लिए एप्लीकेबल है. अंडर दिस सेक्शन आप मैक्स 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट नॉन टैक्सेबल होगा. 80C में ELSS, NPS, ULIP, PPF, SSY, NSC, FD एंड EPF कवर होते हैं. इन फ्यूचर वीडियोस हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेव कर सकते हैं. ELSS भी उसमें कवर्ड है. ELSS मीन्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स. ये ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स सेव कर सकते हैं. ELSS म्यूचुअल फंड में आपके पैसे इक्विटी मींस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं. टैक्स सेविंग के जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से ELSS हमें मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है एंड इसका लॉक इन पीरियड भी सबसे कम होता है, दैट इज़ 3 ईयर्स. पहले ELSS ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता था क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है, बट अब बहुत से टैक्स पेयर्स ELSS को अपना प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानने लगे हैं. अगर टैक्स ऑन रिटर्न की बात करें तो अगर 3 साल के बाद आपको रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा रहेगा देन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना होता है, बट 1 लाख से ज़्यादा के रिटर्न ईजी नहीं होते हैं, इसलिए आप ELSS के रिटर्न को नॉन टैक्सेबल भी कंसिडर कर सकते हैं. नाउ ELSS के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज़ जो मैंने आपको बताया, इसमें आप मैक्स 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स सेव कर सकते हैं. ELSS में कोई अपर लिमिट नहीं है, मींस आप जितना अमाउंट चाहते हैं उतना इन्वेस्ट करें, बट डिडक्शंस आपको 1.5 लाख तक का ही मिलेगा. लोअर लिमिट अलग अलग ELSS फंड्स के लिए डिफ़र कर सकता है. ELSS में आप प्री मैच्योर एग्जिट नहीं कर सकते हैं. 3 ईयर्स के लॉक इन पीरियड के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न निकाल पाएंगे. SIP एंड लमसम दोनों केसेस में लॉक इन पीरियड अलग रहता है. जैसा अगर आपने 1 जुलाई 2022 को 30,000 का लमसम इन्वेस्ट किया है देन आप 1 जुलाई 2025 के बाद ये फ़ंड रिडीम कर पाएंगे. और SIP के केस में मान लीजिए हर महीने के 1 तारीख को आपने इन्वेस्ट किया है, देन जो पैसे आपने 1 जुलाई 2022 को इन्वेस्ट किए हैं वो आप 1 जुलाई 2025 को रिडीम कर पाएंगे एंड जो पैसे आपने 1 अगस्त 2022 को इन्वेस्ट किए हैं वो आप 1 अगस्त 2025 के बाद रिडीम कर पाएंगे. लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद ये कंपलसरी नहीं है कि आप अपने फंड्स को रिडीम करें. अगर आप चाहते हैं देन आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं. लॉक इन पीरियड के बाद आप कभी भी अपना अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं. अगर रिटर्न्स की बात करें आपको ELSS में 10 to 15% तक का रिटर्न मिल सकता है, बट ये मार्केट कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करेगा. सो आप इजीली ELSS इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं. ELSS म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन मोस्टली टुवर्ड्स इक्विटी होता है एंड कुछ पार्ट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में होता है.
नेक्स्ट अब हम ELSS के कुछ मेन बेनिफिट्स समझ लेते हैं जिससे हमें ये डिसीज़न लेने में हेल्प मिलेगी कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहला बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। ELSS को फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं एंड फंड मैनेजर को स्टॉक रिलेटेड डीप नॉलेज होता है। सो हमारा पैसा डाइवर्स कंपनी जैसे कि स्मॉल कैप्स, मिड कैप, लार्ज कैप में लगाया जाता है। इससे ELSS फंड्स डाइवर्सिफाइड रहते हैं एंड रिस्क बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी। ELSS स्कीम्स में आप एज लो एज 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई बड़ा कॉर्पस ऑफ मनी होगा तभी आप ELSS में इन्वेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है SIP। आप रेगुलर हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP के केस में बेनिफिट ये रहेगा कि अगर मार्केट डाउन चल रहा है देन हमें ज़्यादा ELSS फंड्स यूनिट एलोकेट होंगे। इससे लॉन्ग टर्म में हमारा यूनिट्स एवरेज आउट हो जाते हैं एंड जब भी मार्केट ऊपर जाता है हमारा रिटर्न बढ़ता है। लमसम के केस में ऐसा नहीं होता है, हमें मार्केट टाइमिंग का ध्यान देना होता है एंड दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड नेक्स्ट बेनिफिट इज़ हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, टैक्स बेनिफिट अंडर 80C। इसके बारे में मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो आपको ELSS में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। मैक्सिमम रिटर्न बेनिफिट्स के लिए आपको ELSS में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप 5 ईयर्स तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि ELSS मार्केट लिंक्ड होता है एंड मार्केट वॉलेटाइल भी हो सकता है। आई सजेस्ट कि आप 5 ईयर्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन लेके चलें। इससे मार्केट की वॉलेटिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ PPF, LIC एंड FD जैसे फिक्स रिटर्न्स आप ELSS से एक्सपेक्ट ना करें। ELSS फंड फिक्स्ड रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं, बट बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ELSS बेटर परफॉर्म करेगा। आपको बस अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 ईयर्स तक का रखना है। थर्ड फैक्टर इज़ लॉग इन पीरियड, दैट इज़ 3 ईयर्स। ये फैक्टर भी आप इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर कंसिडर करें। नेक्स्ट इज़ ELSS रिस्की होते हैं, सो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही ELSS में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लें। बेनिफिट्स एंड फीचर समझने के बाद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ELSS के डीमेरिट्स भी बताऊं। फर्स्ट इज़ ELSS रिस्कियर एसेट क्लास है। ELSS इन्वेस्टमेंट में मार्केट वॉलेटिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एंड हम ये भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना बेटर रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए बियर मार्केट आ जाता है देन उस केस में हमें कम रिटर्न मिल सकता है। सो किसी भी ELSS में इन्वेस्ट करने से पहले उसका रोलिंग रिटर्न्स भी ज़रूर चेक करें। अगर बियर मार्केट में भी किसी ELSS फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है देन दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट डीमेरिट इज़ लिक्विडिटी। ELSS में लिक्विडिटी कम होती है बिकॉज ऑफ लॉक इन पीरियड। ELSS को फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, सो हमें एक्सपेंस रेशियो भी पे करना होता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम एक्सपेंस रेशियो वाले ELSS को प्रिफ़र करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होने से हमारे ओवरऑल रिटर्न पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इन फ्यूचर वीडियोस मैं ये शेयर करूँगा कि हम बेस्ट ELSS एंड म्यूचुअल फंड चूज़ कैसे करें। सारे बेनिफिट, फीचर्स एंड डीमेरिट्स देखने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ELSS इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है, आप टैक्स भी सेव कर सकते हैं एंड लॉक इन पीरियड भी कम है। आई होप आपको भी ELSS से रिलेटेड अब सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं देन कमेंट ज़रूर करें, आई विल आंसर देम। मैं अपकमिंग वीडियोस में सभी टैक्स सेविंग ऑप्शन भी डिस्कस करूंगा एंड उसके बाद हम सभी ऑप्शंस को कंपेयर भी करेंगे। हम सभी के लिए ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फॉर्म 16 रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं एंड अगर आपको ITR फाइल करने में कोई भी हेल्प चाहिए देन उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ITR फाइल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।